चलिए, तो बेसिकली बेटा आज हमारा ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो जाएंगी, छोटी मोटी जो बची हुई हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास रखेंगे, फिर एक मैराथन लेक्चर रखेंगे। मैराथन एक्चुअली दो लगे, और तब तक तुम इतना प्रिपेयर हो चुके हो कि मैराथन में उतना दिक्कत तुम्हें नहीं होगा, ठीक है। और मैराथन इसलिए एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मुझे पसंद नहीं है मैराथन। बट आजकल का वो ट्रेंड चल रहा है, और बच्चा ढूंढता है कि मैराथन का है, मैराथन का है। और ये मैराथन की वजह से ना बच्चों की वैसे सही बताऊं तो हालत भी थोड़ा सा ना खराब है, क्योंकि वो फिर लिमिटेड बनाते हैं। इसलिए मैं मैराथन लेक्चर दूंगा। कई यूट्यूब चैनल्स में मिल गए होंगे आपको मैराथन में भी। सर्च करोगे, दुनिया भर के लोगों ने मैराथन डालना शुरू कर दिया है। अभी मत दो मैराथन लेक्चर्स, ठीक है। अभी बच्चों को खुद पढ़ने दो। मैराथन दो, लास्ट में देना दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ताकि तब तक बच्चा ऑलमोस्ट क्या कर चुका हो। उसको वन शॉट एक बार देख लेगा तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैराथन है ना वो सिर्फ रिवीजन के लिए है, जो आपने कर लिया है ऑलरेडी। सिर्फ उस पे डिपेंड नहीं रहना कि यार उस पे एक ही बारे में हम क्या करेंगे, लीड लगाई और उसको क्लास जाते वक्त भी सुन लेंगे, ऐसे सुन लेंगे तो थोड़ा हमें रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। वो रिकॉल होने के लिए अच्छी बात है। बट रिकॉल भी वही चीज होगी ना जो पहले से कॉल में हो, जो पहले से दिमाग में हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा, आपको ना प्लानिंग करनी है। देखो सीएस में ना पढ़ने वाला हर बच्चा है, बट बच्चा वही पास होता है जो क्या करता है। कितने पेपर है हमारे पास? एक्स वाई जेड, या नाम ही लिख लो। कंपनी लॉ है, सबसे घातक पेपर तो यही है। दूसरा, एस बी आई एंड एल एल, जे आई, जी एल, और अकाउंट्स। अकाउंट्स फर्स्ट टाइम ही आ रहा है, अकाउंट्स आपका एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट ग्रुप में। पहले था ये सेकंड ग्रुप में था, फिर हटा दिया था, फिर दोबारा आ गई, ठीक है। बोलो। हाँ जी। तो सर ये जो कंपनी लॉ का पेपर है, अब इसमें से आपको ना एक चुनना पड़ेगा। कोई दो पेपर चुन लो जिसमें आप कहीं ना कहीं कोशिश करें कितने नंबर लाने की। 60+। कौन सा लगता है तुम्हें जिसमें तुम्हारे 60 आ सकते हैं? विच वन? कोई भी, एनीवन। अकाउंट्स, किस किस को लगता है अकाउंट्स में हमारे 60+ आ सकते? क्या हो गया भाई? ओके, तुम्हें लगता है तो भैया अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो जिसमें आप 60+ ला सको। देखो हमें फर्क नहीं पड़ता ना नंबर किस में है किस में नहीं है, हमें तो पास होने से मतलब है, ठीक है। हमें उससे कोई मत, क्योंकि तुम वैसे भी जो कंपनी लॉ है, जब प्रैक्टिस करोगे, जब ट्रेनिंग करोगे, तुम वैसे सीखोगे। आजीवन वैसे भी पढ़ना ही है ना। अभी मेन पर्पस क्या है? पास होना। क्योंकि अब नॉलेज वाली बात तो कही, नॉलेज तो ले ली, पूरे साल पढ़ लिया जी, नॉलेज ले ली। अब मेन टारगेट क्या है? क्वालिफाई करना, दैट्स इट। समझ रहे हो? तो इसलिए 60+ नंबर आपको दो सब्जेक्ट में चुनना है। आपने एक चुना, कौन सा? दूसरा कौन सा चुनोगे? या नहीं कोई एक? मेरे हिसाब से ये इसमें आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें शायद। पता नहीं, इस बार सब पैटर्न चेंज हुए है क्योंकि नया फॉर्मेट है ना। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात, एमसीक्यू क्वेश्चंस इस बार के बच्चों के लिए तैयार है बेटा ये? 20 नंबर लाने का। एमसीक्यू आसान तो नहीं होंगे, एमसीक्यू आसान तो नहीं होंगे। तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास रखूंगा ना, तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो बुकलेट में प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपकी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारे आपके आंसर्स भी होंगे, और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे और उसके आंसर्स भी होंगे, ठीक है। वो बुकलेट में आपको दे दूंगा, पहले उसको मैं सॉल्व करा दूंगा क्लास में, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। तो ये है एमसीक्यू, अकाउंट्स में नहीं है लेकिन एमसीक्यू, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्टिव आपका पेपर बच गया, वो कितना बच गया? 80%। तो यार लेट अस अज्यूम नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो तुक्का भी मारने में डर लगेगा, है ना। तो अगर तुम्हारे 20 के 20 एमसीक्यू ठीक होगा ना बेटा, तो फिर 80 में से सिर्फ 20 लाने पास होने। तो यार 20 तो ला सकते हो। अगर तुम 30 भी लिया है तो 50 नंबर आ गए, समझ रहे हो। तो दो सब्जेक्ट ऐसे चुन लो भैया जिसमें 60+ आए, ठीक है। और इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मजे आ जाए। डोंट वेट फॉर माई सेल्फ, जैसे मैं करूंगा, ठीक है। तो तुम सेल्फ भी तो कर सकते हो। वैसे आईसीएसई की वेबसाइट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग दे रखे हैं, उनको निकालो। आईसीएसई के प्रैक्टिस मैनुअल निकालो, उनको सॉल्व करो।
करना पड़ेगा। आपको सिर्फ मेरे भरोसे रह के काम नहीं चलेगा। एसबीएल के निकालो, कंपनी लॉ के निकालो, जेआईएल के निकालो और उसके निकालो। गूगल है तो दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्विंग का लोगों ने डाले हैं अपनी वेबसाइट पे, बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। निकालो उनको, उनको सॉल्व करो, आंसर देखो, सॉल्व करो। पहले खुद सॉल्व करो फिर आंसर देखो। बट बाकी क्वेश्चन, अच्छा हाँ, मैं छोटा सा तरीका आपको बता देता हूँ एक बार, फिर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ये बच्चों के माइंड में बड़ा ही एक डाउट, जैसे कल भी तुम्हारे माइंड में डाउट रहा होगा, जब टेस्ट हुआ था तो आ तो रहा होगा पर लिखना नहीं आ रहा होगा, है ना। देखो जो भी केस फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं ना, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन, केस लॉज भी याद कर लेना कुछ, जैसे फॉस एंड हार्बिटल वाला केस तो याद कर ही लेना, वो आता है, पढ़ा था ना। माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट याद ही नहीं है इसको। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को ना कुछ स्टेप्स पे डिवाइड करना होता है। आपको क्या करना है, देखो आपको पहला स्टेप लिखना है, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो और उसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना उसको लिखो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, वही वाले का रुक जाएंगे, कितनी बार बोला है, पीछे मत बोला कर। कहाँ गया क्वेश्चन, आई शो यू द क्वेश्चन। दिख रहा है? ओके, देखो ये कंपनी लॉ का हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, जरा देखो क्या लिखा हुआ, मिस्टर सॉलिड अ यंग प्रोफेशनल, कितने साल का है ये, हैज स्टे इन इंडिया फॉर कितने दिन के लिए, इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल कितने दिन के लिए रहा है, 150 दिन के लिए रहा। बोलो बच्चे। हाँ, इतना अच्छा। तो एक और चीज मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना, हमेशा पैरा वाइज पढ़ना प्लीज। पूरा क्वेश्चन एक बारी में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर पूरा एक बार पढ़ लिया तो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बन जानी है। जैसा अभी हमने पढ़ा, पैरा खत्म हो गया ना, इसको देखो करना क्या है। मिस्टर सॉलिड एक व्यक्ति है जो कि यंग प्रोफेशनल है, कितने साल का है, 29 साल का है, और वो भारत में रह रहा है कितने दिन से, पिछले साल वो 150 दिन भारत में रहा है। क्या तक वो दिक्कत है, नहीं। उसके बाद देखो, ही डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन हैप्पी रिटेल लिमिटेड, यानी कि इस कंपनी में उसने कोई भी शेयर्स होल्ड नहीं किया हुआ है, ठीक है। विच इज अ क्वार्टर्ड, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, यानी कि इसने लिस्टेड कंपनी में किसी प्रकार की शेयर होल्डिंग नहीं करी हुई, ठीक है। क्या कह रहा है, स्मॉल शेयर होल्डर हैव डिसाइडेड अमंग दिमसेल्फ दैट दे ही सॉरी दैट ही प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर उस व्यक्ति को क्या करना चाह रहे हैं, अपॉइंट करना चाह रहे हैं, एसएसडी, हु शैल नॉट लायबल टू बी अ डायरेक्टर। क्या लिखा हुआ है, हु शैल नॉट बी लायबल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर ज्यादा जोश में आ गया, liable to retired by rotation, पढ़ा था ना। हाँ, and he and his tenure to be 5 year from the date of joining of the office of the director, ठीक है। तेरा ये क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। इन्होंने बोला भैया एसएसडी अपॉइंट करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को, और ये जो व्यक्ति है ये लाइबल नहीं है, रिटायर्ड बाय रोटेशन, और उसका टेन्योर 5 साल का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। एग्जामिन करो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, स्टेट मिस्टर सॉलिड कैन बी सो अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर डायरेक्टर। अब सुनो, हमें यहाँ पे इतना तो पता लग गया सर, एसएसडी के बारे में पूछ रहा है जी। तो सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, तो सेक्शन 151 के साथ साथ रूल 7 डिस्कस करना है यहाँ पे। क्लियर है। अब इसके रिगार्डिंग आपको सेक्शंस याद होना चाहिए, रूल्स याद होना चाहिए। अब इन्होंने ना कुछ पॉइंट पिन अप करा है। पहला तो इन्होंने ये बोला, तो वो पॉइंट ना इसमें लिख लो, आप लीगल रिक्वायरमेंट वाले लिख लो, ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, एग्जामिनर को दिक्कत नहीं है इस पॉइंट से आपको। सबसे पहले आपने बोला कि जो सॉलिड है, नॉट अ स्मॉल शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर खरीदे ही नहीं है ना भाई, कोई भी शेयर नहीं परचेस करा मतलब स्मॉल शेयर होल्डर तो नहीं है। दूसरा, सॉलिड जो है वो पिछले साल कितने दिन रहा है। अच्छा, इस डेटा से कोई लेन देन है हमारा, फिलहाल तो कोई लेन देन नहीं है, क्वेश्चन इसमें स्ट्रक्ट नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो रेजिडेंट डायरेक्टर का पॉइंट भी है यहाँ पे, तो पिछले साल कम से कम 182 दिन भारत में आप रहे हो,
ये तो रेजिडेंट भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही अपॉइंट नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा और क्या है इसके बारे में जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे? 5 साल के लिए अपॉइंट करना चाह रहे हो आप उसको, है? रिटायरमेंट बाय रोटेशन तो ठीक है भैया, रिटायरमेंट बाय रोटेशन इसका नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो टेन्योर लिखा हुआ है इन्होंने, कितने साल लिखा हुआ है? 5 साल के लिए। अरे रुक जाना यार, हम क्वेश्चन के कंटेंट लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या था? एक और पॉइंट में रिटायर्ड बाय रोटेशन ये नहीं होगा, नॉट लायबल। अब इतनी बातें इन्होंने लिखी हैं, अब हमें देखना है सेक्शन 51 सबसेक्शन 1, जितने भी इसमें सबसेक्शन दिए हो बेटा, इसको हमें अप्लाई करना है कहाँ पे? यहाँ। अच्छा, पहली बात है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है क्या? अगर कोई स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है, क्या वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? बोलो। क्या? इफ आई एम नॉट ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कैन आई बी अ स्मॉल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी? तुम लोग यार क्या पढ़ते हो? बताओ भाई। बताइए। अपॉइंट हो सकता नहीं हो सकता है? तो सर वहां पे बेसिकली ये कोई सिचुएशन है ही नहीं सर कि शेयर होल्डर होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल था वैसे भी। ये क्या था? तो भैया इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। दूसरा, सॉलिड पिछले साल कितने दिन था? तो इसने बेसिक रेसिडेंस का स्टेटस का तो इसने फुलफिल नहीं किया, तो भैया दैट इज अ पॉइंट कि रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एटलीस्ट एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। बट कंपनी में तो स्मॉल शेयर डायरेक्टर अपॉइंट करना ना, तो इसको कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ पर भी नहीं है। बाकी डायरेक्टर में से कोई होगा रेसिडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये नोट जरूर डाल देना। ठीक है, ये नोट डाल देना कि भैया वन पर्सन मस्ट बी द स्मॉल शेयर डायरेक्टर। इफ एनी पर्सन इन द कंपनी अदर देन एसएसडी इज रेसिडेंट, देन यस, एसएसडी अपॉइंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बट यहाँ प्रॉब्लम है, टेन्योर इसने कितना बोला है, जबकि लॉ कितना बोलता है? 3 साल। रोटेशन बाय लाइबल, अगेन लाइबल नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ पे ना पूरा सेक्शन 151 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या लिखना है कि एनी पर्सन वेदर ही इज अ स्मॉल शेयर होल्डर और नॉट। आपने लीगल रिक्वायरमेंट लिख लिया, अब यहाँ पर लॉ लिखो, स्टेप नंबर 2। क्या लिखोगे? लॉ, यानी कि जो सेक्शन 151 और रूल 7 कहता है ना, वो जो भी पॉइंट्स कह रहा है वो यहाँ पे लिखो। वो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स है, सब ने लिखने की जरूरत नहीं है। बट एक बात बताओ, इसका मतलब लॉ तो याद होना चाहिए आपको 100%। स्टेप 2 में लॉ लिख लिया। लॉ लिखने के बाद अब क्या करना है जी? स्टेप नंबर 3, यहाँ लिखो कंक्लूजन। अब बताओ कि एज पर लॉ क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता? तो यहाँ पर फिर क्या लिखोगे कि हाँ, वो रेसिडेंट स्मॉल शेयर हो डायरेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर सोनी कैन बी अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज एसएसडी, बट फॉर ओनली 3 ईयर। ठीक है, 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता, बाकी सारे पॉइंट तो ठीक है। समझ में आया ना? तो बेटा ये बेसिक स्टेप्स में इसको डिवाइड करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानते हो क्या है ये? और इसमें सब कुछ लिख सकते हो तुम, इवन ये लीगल रिकॉर्ड, या फिर एक काम करो, ये जो ये क्वेश्चंस वाले पॉइंट है ना, ये वर्किंग नोट में डाल दो। यहाँ लॉ लिख दो कि सॉलिड का रेसिडेंट डायरेक्टर होना, सॉरी, स्मॉल शोल्डर होना जरूरी नहीं है, 3 साल का टेन्योर होगा। यहाँ आप वो लॉ लिख दो। और जो क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखे ये कहाँ लिख दो? वर्किंग नोट में। उसके बाद यहाँ प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख दो। ऊपर सिर्फ आपको क्या लिखना है बेटा?
सेक्शंस, फॉर्म्स, ठीक है, नोटिस का टाइम पीरियड, ये सब चीजें, ताकि तुम्हें रिकॉल्स करने में आसानी, और एग्जामिनर को इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो देखना चाहेगा ना कि आपने यहाँ प्रॉपर, यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है, नीचे फिर उसके स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखा है, फिर कंक्लूजन में लिखा है। इस तरीके से आपको बेसिकली क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो बेटे 5 में से यू विल गेट 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 5 से 5 तो भूल ही जाओ, मिलते ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? 5 में 4 आपको मिल सकते हैं, यानी समहाउ 3.5। क्योंकि मार्क्स नालायक बहुत कम काटते हैं, 5 आउट ऑफ 5 तो बहुत कम ही देते हैं। ठीक है, बोलो यार। बट प्लीज ये याद रखना, सेक्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आपको, आज तो चलो ठीक है हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, ताकि आप घर पे ट्राई कर सको। ठीक है, स्टेप नंबर 1 लीगल रिक्वायरमेंट्स, स्टेप नंबर 2 लॉ लिखना है, वी लॉ से स्टेटिफाइड कह रहा है, फिर कंक्लूजन लिखना है। आंसर हो गया। कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि नोट पॉइंट से इंडिकेट करना है, तो उसको नोट से भी, जैसे इसमें था ना इंडिकेशन हमारा, कौन सा इंडिकेशन था? नोट पॉइंट, रेसिडेंट वाला, रेसिडेंट डायरेक्टर वाला नोट पॉइंट था ना। कन्फ्यूज, देखो कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। तुम ये लिख सकते थे भैया, अगर कंपनी में कोई भी पर्सन क्या नहीं है, रेसिडेंट डायरेक्टर नहीं है, फिर एसएसडी को क्या होना पड़ेगा? रेसिडेंट होना पड़ेगा। समझ रहे हो? बट ऑलरेडी रेसिडेंट डायरेक्टर है, तो एसएसडी के लिए वो रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड भी क्या होना चाहिए? रेसिडेंट डायरेक्टर। ठीक है ना? ये तो क्या था सेक्शन 149 में। बोलो। ये है हमारा एक बेसिक तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। हाँ भाई, कुछ पूछ रहे थे आप? कुछ कह रहा था ना? नहीं कह रहा था? देखो वो भी बता देता हूँ आपको। सीएस में पास होने का क्राइटेरिया कितना है? बट एग्रीगेट में कितना होना चाहिए? 50। अगर किसी सब्जेक्ट में आप 60+ मार्क्स ले आते हो, तो उस सब्जेक्ट को आपको क्या मिल जाती है? एग्जाम्पशन मिल जाती है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट, जैसे मान लो फेल हो गए फॉर एग्जाम्पल, भगवान न करे ऐसा हो, दो सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर थे? तो दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए बेटा आपके? बट वो एग्जाम्पशन आपको क्लेम करनी पड़ेगी। ठीक है, आई वो वेबसाइट में जाके अपना लॉगिन वॉगिन करके। ठीक है, बोलो। हाँ जी, बाकी दो सब्जेक्ट का एग्जाम ही देना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, बोलो। हाँ, बट अब मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे? ठीक है, अब आपको 50 नंबर ही लाने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट में, क्योंकि 40 40 लाए तो 80। या तो एक में फिर यहाँ पे क्या करो, कितने नंबर लेके आओ, 60 या उससे ऊपर। दूसरे में 40 आएंगे, तो ही क्या हो जाओगे, पास हो गए। तो क्या अब यहाँ पर देर इज ए थोड़ा सा टफ सिचुएशन हो जाएगा, और कर सकते हो तो एग्जामेशन ले लो। कई लोग नहीं लेते, मैंने भी नहीं लिया था। एक सब्जेक्ट में जब एग्जामेशन आई थी, मैंने क्लेम ही नहीं की। मेरी मर्जी यार, खुद द हेल आई। मुझे लगा कि नेक्स्ट टाइम शायद नहीं आ पाए भाई मेरा नंबर। ये तो फाउंडेशन हो जाएगा ना भाई, 150 लाने हैं 3 सब्जेक्ट में, कैसे इसको करोगे? थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट इफ यू कैन, तो मैं लग रहा है कॉन्फिडेंट हो, ले आएंगे तो फिर कर लो, कर एग्जामिनेशन क्लेम, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है? क्या समझ रहा है? अब सुनो, एक टॉपिक हमारा रह रहा था बेसिकली, ड्राफ्टिंग। ये रिस्पेक्टिव चैप्टर के एंड में आपको प्रोसीजर भी दिया हुआ है बेटा बुक्स में, और रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करके मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, बट सुनो जरा ध्यान से, मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हमें इन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको पढ़ना है रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करना है। क्या पढ़ना है जी? रेजोल्यूशन बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स? बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, यही है रेजोल्यूशन। तो कभी कभी एग्जाम में क्या था भैया, ड्राफ्ट करो रेजोल्यूशन, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए भैया कौन से प्रोविजन में कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा। कभी कभी तो लिखा हुआ आता है कि बीआर पास कर दो, ओआर पास कर दो, बट सम टाइम से वो केस देते हैं, बोलते हैं इसमें पहले पहचानो रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा, फिर उसको ड्राफ्ट करो।
अगेन इसको भी याद लिखने के लिए आपको लॉ पता होना चाहिए सर। लॉ नहीं पता, आप रेजोल्यूशन ड्राफ्ट खाली फॉर्मेट लिख के आओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट के बेसिस पे आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, याद है जनरल मीटिंग का नोटिस पढ़ा था हमने? तो नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है, कभी कभी नोटिस ड्राफ्ट करने को आ जाता है। मिनट्स पढ़े थे, मिनट्स समहाउ मिनट्स ड्राफ्ट करने को आ जाती हैं। बोलो। अच्छा, हर चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था प्रोसीजर का। प्रोसीजर और चेकलिस्ट दोनों सेम ही होती है वैसे। एक चेकलिस्ट भी होता है। क्या होता है जी? चेकलिस्ट। ठीक है। कभी कभी अगर तुम्हारा दुर्भाग्य है, अगर तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारे को बोलेगा अपील ड्राफ्ट करो। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अपील मतलब जैसे मान लो आप एनसीएलटी में अपील फाइल करनी, तो वो अपील ड्राफ्ट करने को अगर आ गया तो, समझ रहे हैं आप लोग? बोले यार। पहले तो हम, अगेन मैं यहाँ पर आपको पहली चीज बता दूं बेटा, मैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। अगर नोटिस का टॉपिक कुछ भी आया तो उसको तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको लॉ पता है। अगर आपको लॉ नहीं पता, आप ना तो नोटिस बना सकते हो, ना रेजोल्यूशन बना सकते हो, ना मिनट्स बना सकते हो, ना प्रोसीजर कर सकते हो। अच्छा, मिनट्स तो एक चलो ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया। इसमें पता है भैया, या तो बोर्ड मीटिंग का आएगा या तो जनरल मीटिंग का आएगा। बट नोटिस तो भैया कौन सा मैटर है, वो तो कहीं से भी पूछ सकता है। मैटर तो कोई भी बन सकता है, एजेंडा कोई भी बन सकता है। बोलो भाई। हाँ, तो उसको लिखो जरा, फिर स्टार्ट कर। ये लिखना, ये भी लिख लो। एक काम करना, इसको ना वर्किंग नोट में लिखना, और ये लीगल रिक्वायरमेंट में लिखना। ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस, सेक्शंस, फॉर्म्स। जल्दी करो थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 12 बजे आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, ओके। किसका? अभी तो कोई मेल नहीं आया दोस्त। ठीक। ठीक है, बाकी दूसरा यार वो भेज देना मेरे को, डिटेल नहीं भेजी आपने कंपनी वाली। अच्छा। ठीक है, ओके। 5 मिनट लगेंगे, उनको बोल दो। ठीक है, ओके। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? उसी के साथ रिलेट कि एज पर केस, एज पर लॉ, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता, ये आपको बेसिकली सब बताना पड़ेगा। एंड यू आर ए कंपनी सेक्रेटरी दैट पर्टिकुलर टाइम, तो थोड़ा सोच समझ के कंक्लूजन बनाना। हो गया।
डू इट। ये टॉपिक में लिखो बेटा। डन हो? ओके ओके, एक सेकंड रुकना जरा। चलो, देखो देखो, अब जरा सुनना ध्यान से बेटा। यहाँ पर हम सबसे पहले ना ड्राफ्ट करते हैं नोटिस। क्या ड्राफ्ट करते हैं? बोलो। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। तो नोटिस बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ, प्लीज इधर देखो सारे के सारे। ओए, लिखो मतलब ये सुधरेगा नहीं तो। नोटिस या तो किसका भेजोगे, या किसका भेजोगे, है ना? ड्राफ्ट 90% सेम ही रहेगा, थोड़े थोड़े चेंज होंगे। ठीक है। जैसे अगर जब आप नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग दोगे ना, तो वहां पर आपको बिजनेस आइटम बताने पड़ेंगे। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, स्पेशल बिजनेस क्या है। बोर्ड मीटिंग में जनरली आप कौन से बिजनेस को एग्जीक्यूट करोगे, स्पेशल बिजनेस, तो वो बिजनेस के जो भी आइटम्स है वो। तो जब भी हम कोई नोटिस बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ना जनरल मीटिंग का नोटिस का ड्राफ्ट बताता हूँ, फिर बोर्ड मीटिंग तो बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा दूंगा कैसे होगा। कंपनी का ना आपको लेटर हेड बनाना पड़ेगा पहले। क्या बनाना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आता है कंपनी का नाम। तो इसको भी मैं क्या स्टेप में बांट देता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 में आपको लेटर हेड बनाना है। क्या बनाना है? लेटर हेड। तो लेटर हेड कैसे बनता है, देखो। कंपनी का नाम लिखोगे, जैसे मान लो कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो आपने ऊपर क्या लिख दिया? XYZ लिमिटेड। तो ये आपकी कंपनी हो गई। अच्छा, इस कंपनी का आप यहाँ पे लिखोगे सिन नंबर। क्या लिखोगे? लिखना नहीं है, खाली ऐसे कर देना है। या फिर अगर आपको डेटा दिया हो तो फिर लिख लो। जब डेटा नहीं है तो आप सिन नंबर लिखोगे थोड़ी, खाली XX कर देना, या ऐसे डैश डैश कर देना। ये करा। फिर उसके पास कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उसका एड्रेस लिखोगे। तो अगेन उसमें भी क्या कर देना आपको? डैश डैश कर देना है। नहीं बोलो। फिर कंपनी का जो टेलीफोन नंबर है वो लिखोगे, और जो कंपनी की ईमेल आईडी है वो लिखोगे। ये तैयार हो गया क्या आपका? लेटर हेड। क्या तैयार हो गया? लेटर हेड। ठीक है। कुछ नहीं लिखना, कंपनी का नाम, सिन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, और क्या लिखना है जी? टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है। और ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन करना है, तो इस तरह से इसको क्या कर देना? अंडरलाइन कर देना। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? लेटर हेड। कैपिटल लेटर में यहाँ पे फिर लिख देना नोटिस। कौन से मीटिंग का दे रहे हो? ऑफ जनरल मीटिंग। कैपिटल में, हाँ। क्या लिखा हुआ है? नोटिस ऑफ जनरल, सॉरी,
मान लेते हैं ये एजीएम हो रही है। क्या हो रही है? एजीएम का नोटिस जा रहा है। एजीएम के नोटिस में एक थोड़ा सा चेंज रहेगा बेटा नॉर्मल नोटिस से। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 102 हमसे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट कहता है। ओके। तो जब आप नोटिस ड्राफ्ट करोगे और आपने ये फॉर्मेट लिख लिया, तो अब यहाँ पर आपको ना एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे लिखेंगे नोटिस। और ये याद रखना, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना है। हेयर बाय गिवन दैट द फिफ्थ एजीएम या सिक्स्थ एजीएम या फर्स्ट एजीएम जो भी हो आप लिख लीजिएगा। ये nth एजीएम लिख लेना, एजीएम। ठीक है, सो बेटर है तो फर्स्ट लिख लेना या कोई भी नंबर डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट हाँ याद रखना, ऊपर अगर फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट दिया हुआ है, फिर आपको ये डेट ध्यान से लिखनी पड़ेगी। हर चीज तो मैं आपको नहीं बता सकता भैया। मान लो वहां पर दिया हुआ है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ पिछले साल, पहली भी एजीएम होगी ना, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट एजीएम होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे? अब इनकॉर्पोरेशन 2018 में, और नोटिस ड्राफ्ट करने को बोला 2023 में, तो 18 की मीटिंग 19 में ही होगी एक मीटिंग, 20 में दो मीटिंग, 21 में तीन मीटिंग, और 22 में चार मीटिंग। और ये कौन सी है? फिफ्थ एजीएम। ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिफ्थ एजीएम में लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑफ द मेंबर। और तुम लोग शॉर्टकट यूज मत करना। क्या यूज करना वहां पे? पूरा स्पेलिंग लिखना। जैसे मैंने यहाँ पर एजीएम लिख दिया है, आप क्या लिखोगे? एनुअल जनरल मीटिंग। क्यों? थोड़ा स्पेस मिल जाता है ना। और एग्जामिनर सोच, कभी कभी एग्जामिनर सोचता है इनिशियल्स लिखा पर काट देता हूँ, पूरा ही लिखना आप लोग। ठीक है, जैसे कहीं हम जनरल में जीएम लिख देते हैं, तो आपको जीएम नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? आप आरओसी नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। समझ में आ रही बात? कई बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में लिख के आते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो आपको पूरा वर्ड यूज करना है। तो मीटिंग किसकी है? ये मेंबर की है ना। ऑफ कौन सी कंपनी है? XYZ लिमिटेड, कंपनी का नाम। कब होगी? विल बी हेल्ड। इसको रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। या तो एक्सेप्ट लिख लेना खुद ही वहां पे। कब होगी बेटा मीटिंग? मंडे। मंडे कितनी तारीख को? 8 तारीख लिख लेते हैं। 8th डे ऑफ अगस्त 2023, जो भी ईयर होगा। बोलो। एट कितने बजे करोगे मीटिंग? 9 AM कर देते हो। ठीक है, कहाँ होगी? एट द वेन्यू क्या है? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। ऑफ द कंपनी। एट। एट मतलब क्या? उसका एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा वो आ जाएगा। ठीक है, बोलो। टू ट्रांजेक्ट। क्या ट्रांजेक्ट करना चाहते हो? द फॉलोइंग बिजनेसेस। हालांकि देखो ये थोड़ा सा ना ऐसे हो गया है, तो सीधा देखना है इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो गया है? ऐसे हो गया है, ऐसे ये हो ना, ऐसे हो गया है। आपको कैसे लिखना है इसको? बिल्कुल सीधा। ये फॉर्मेटिंग होती है इसको। ठीक है, बोलो भाई। हाँ जी। तो यहाँ पे आपने इस तरह का एरो बनाया। अब सुनो, अब यहाँ पे दो आइटम्स आपको करने हैं। तो सबसे पहले मान लो आपको करना है ऑर्डिनरी बिजनेस। भाई एजीएम में तो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है ना। ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं हमारे? 5। तो आइटम 1, आइटम 2, जैसे यहाँ पे लिखा आपने आइटम 1, यहाँ पे क्या लिखा आपने? आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ठीक है, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करना है जी, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है जी, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है जी, अकाउंट कंसिडर करना है जी, ऑडिटर का रेमुनेशन फिक्स करना है जी। तो ये 5 एजेंडा आपके हो गए। किसके? ऑर्डिनरी बिजनेस। लिखने की जरूरत नहीं, जब पूछेगा तो ही लिखना है। ठीक है, अगर नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ सिंपल ड्राफ्ट करना नोटिस, तो ऐसे ऐसे स्लैश डाल देना। नहीं, पूछ जा भी, कोई बात नहीं, याद रखियो। शॉर्ट टर्म मेमोरी है क्या? स्पेशल बिजनेस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेशल बिजनेस लिखा हुआ है तो लिख देना, वरना कैसे कर दोगे? आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, एक्सेट्रा सो ऑन। बन गया? ओके। स्पेशल बिजनेस के बाद यहाँ पे अगर नोटिस ड्राफ्ट, कभी कभी क्या होता है ना, नोटिस ड्राफ्ट, नोटिस में ही रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना होता है। जैसे मैंने बोला अपॉइंटमेंट करना है मिस्टर एक्स को एज अ एडिशनल डायरेक्टर, तो रेजोल्यूशन बनाओगे ना इसमें। तो आइटम 1 में लिखोगे, उसका रेजोल्यूशन लिख दोगे। रिजॉल्व दैट
मिस्टर फलाना अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉमन अथॉरिटी, ये पूरा डिटेल लिख देना, तो वो बताऊंगा अभी, वो समझ में आ जाएगा आपको। इसमें रेजोल्यूशन लिखना सिखाऊंगा तो समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ लिख दोगे क्या, थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, यहाँ लिख दोगे प्लेस, यहाँ पे क्या लिख दोगे, डेट। प्लेस में या तो कुछ मत लिखना, स्पेस ऐसे डाल देना। डेट तो ऊपर जो तुमने मेंशन कर रखी है उससे कितने दिन पहले की डेट डालोगे, नोटिस कब दोगे, 21 दिन क्लियर डेज पहले ना, तो इस चीज का याद रखना। जैसे यहाँ पे कौन सी डेट डाली है, 8 अगस्त डाली है ना, तो आज 8 अगस्त डालिए, तो एक काम करना, आठ आठ कितना हो गया, एक महीना हो गया, तो 8 तारीख डाल देना, जुलाई डाल देना, या 10 जुलाई डाल देना। बट 25 दिन ले लेना, टेंशन ही खत्म करो, 25 दिन ले लेना। तो 25 दिन पहले की जो भी डेट होगी वो डाल देना। वैसे तो जनरली कितने दिन छोड़ने होते हैं हमें, 2 दिन छोड़ने होते हैं ना, तो 21 और 2 कितने हो गए, 23। तो तुम टेंशन खत्म करो, 24 25 जो भी डेट है उसको छोड़ देना। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। ये डाल दिया आपने। हाँ, भाई यहाँ पे लिख दोगे बाय, कौन कॉल करा है इसको, बाय ऑर्डर ऑफ बीओडी। अच्छा, यहाँ पे सिग्नेटरी अथॉरिटी होगी, या तो सिग्नेटरी अथॉरिटी में डायरेक्टर्स होंगे, कौन होंगे जी, या तो सीएस होगा, तो डायरेक्टर होंगे तो उनका डिन नंबर, बोलो, डेजिग्नेशन डाल दोगे, नाम डाल दोगे, डिन नंबर डाल दोगे, सीएस का नाम डाल दोगे, क्या डाल दोगे, एसीएस नंबर या एफसीएस नंबर। हालांकि ज्यादातर एसीएस नंबर डालते हैं, ठीक है। और क्या डाल दोगे, बस बात है, उसका नाम डाल देना, तो बन गया नोटिस। ये है नोटिस ड्राफ्ट। सुनो, एक सेकंड रुक जा बेटे, रुक जा। हमारे यहाँ पे जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का नोटिस होता है, सब कुछ सेम होगा, ऊपर स्टेप नंबर 1 सेम होगा, स्टेप नंबर 2 सेम होगा। बस यहाँ पर नोटिस ऑफ एजीएम की जगह क्या आ जाएगा, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, या सिर्फ खाली नोटिस भी लिख दोगे चलेगा वो भी, ठीक है। ओके, ऑर्डिनरी बिजनेस आएगा क्या, नो। स्पेशल बिजनेस लिखो या बिजनेस ना भी लिखो, एजेंडा लिख दो। और स्पेशल बिजनेस और लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड मीटिंग के नोटिस में, आप सिर्फ क्या लिख दो, एजेंडा, किस लिए मीटिंग बुलाई जा रही है, बस खत्म। नीचे बाय ऑर्डर ऑफ अगेन डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्लेस, डेट एंड हिज सिग्नेचर अथॉरिटी। बस ये छोटा सा चेंज होगा। हाँ जी बोलिए। हाँ। तो एक ही करोगे, जिसके लिए नोटिस बुला रहे हो वही करो। टैलेंटेड तो तुम बहुत हो यार, हमें तो शक ही नहीं है आप पे। यू आर शाना शकील। भाई इसको क्या करो, सुनो, या तो रट लो, अपने जहन में डाल दो, 100 बार लिख लो उसको जगह, अपने आप याद हो जाएगा। Notice is hereby given that fifth AGM of a member of this company, etc. लिखो भाई। और एक बार घर जाके ना, अभी आज क्या करना, घर जाके जो मैंने टेस्ट के क्वेश्चन पेपर दिए थे आपको, उसके आंसर खुद लिखना, तो आइडिया मिल गया होगा आंसर कैसे खत्म करना है। फिर जिसका हो जाएगा मुझे मैसेज करेगा, और मैं आपको आंसर्स भेजूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से, समझिए मैं जो बोल रहा था। आप क्या करो, घर जाके एक बार दोबारा से ट्राई करो, लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या भेजूंगा आपको, आंसर्स। फिर उसको क्या करोगे, मैच, समझ गया। इतना टाइम थोड़ी ना टेस्ट वेस्ट चेक करो तुम्हारे में। फैक्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो फैक्ट लिखोगे, फिर वहां एक्स वाई जेड सीन नंबर कुछ भी मत लिख देना, तो दिया हुआ है डेटा तो डेटा के हिसाब से करना है, ठीक है पॉबिन। नहीं। बोलो। क्या मतलब, पोल का नोटिस जाता है क्या अलग से कोई, वो तो मीटिंग का काम है ना।
होल सिस्टम का इससे क्या लेन देना है? तो लिखोगे ना नोटिस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, तो नोटिस में सब कुछ लिखोगे आप। हम्म। याद करना जब एसआर पढ़ा रहा था मैं क्या बोला था, इंटेंट ऑफ पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ लिखोगे? तो नोटिस में बताओगे ना कि हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोट करवा रही है, ये फलाना फलाना डिटेल होगा, ये फलाना पर्सन होगा, इसका कांटेक्ट कर सकते हो आप अगर कोई इश्यूज आते हैं तो। और जिस भी शेयर होल्डर को नोटिस दे रहे हो तो उसको लॉगिन डिटेल वगैरह अलग से ईमेल करो, जिसमें उसको उसको लॉगिन डिटेल बताओगे, वोट कैसे करा जाएगा, कितने बजे शुरू होगा, वो सब चीजें बताना पड़ेगा आपको नोटिस से। समझा? तो नोटिस में लिखा होगा बेटा, नोटिस इतना छोटा थोड़ी होता है यार। मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा अभी, अगर कोई मिलेगा तो। ये रुको, दिखाई दो। 1 मिनट रुक ही जाओ बेटा तुम। इस बंदे ने इतना गुस्सा चढ़ा दिया मेरे को। एजीएम नोटिस ऑफ रिलायंस लिमिटेड। हो गया डाउनलोड? कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? कॉपीराइट आ सकता है, ये गाना हूँ। कॉपीराइट आ जाता है, प्राइवेट रखो पब्लिक रखो नालायक। देखा? विजिबल है? ओके देखो सर, अभी एक नोटिस है रिलायंस का, ठीक है? तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर सिन नंबर, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर वेबसाइट, देखो इनकी वेबसाइट है तो उन्होंने वेबसाइट भी लिखी हुई है, और ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर। ठीक है, ये बेसिक डिटेल है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है, क्या है? मैंने कहा था ना, या तो सिर्फ नोटिस लिख दो, या नोटिस ऑफ एजीएम, या नोटिस ऑफ जो भी लिखना है। तो देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने, नोटिस इज हियर बाय गिवन, कौन सी मीटिंग? 46th एजीएम ऑफ द पोस्ट आईपीओ लेके आ रही है द मेंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री विल बी हेल्ड ऑन कब? 28 अगस्त 2023 को, कितने बजे? 2 बजे। थोड़ा सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिखा हुआ है, एंड ऑडियो वीडियो विजुअल्स मीन्स टू बी ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी बिजनेस, इनकी कौन सी मीटिंग है ये? एजीएम है ना? लिखा तो है एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, अब देखो इन्होंने ओआर में क्या क्या लिखा हुआ, पहला आइटम कंसीडर करेंगे किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और देखो मैंने कहा था ना आपको रेजोल्यूशन भी लिखना है इसमें, देखो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके दिया हुआ है, ठीक है? दूसरा क्या डिक्लेयर कर रही है कंपनी? डिविडेंड। ऑर्डिनरी बिजनेस है नहीं है, कौन सा रेजोल्यूशन पास करा है इसके लिए? ओआर पास करना है, समझ रहे हो? उसके बाद एक कौन अपॉइंट हो रहा है रिटायरिंग डायरेक्टर, जो रोटेशन से, कौन है? मिस्टर पीएमएस प्रसाद जो है, वो रिटायर बाय रोटेशन ऑफ द डायरेक्टर है, और इसके प्लेस में आप डेफिनेटली किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करोगे। नहीं सुनना नलायक, ओके। सुनना है? ओके, ये ऑर्डिनरी बिजनेस की कहानी है, पूरा सिचुएशन यहाँ पे दे रखा है। और फिर कोई एक व्यक्ति जो अपॉइंट हो रहा है, अगेन रोटेशन डायरेक्टर वाला ही है, ठीक है? यानी कि ऑडिटर वाला क्लॉज यहाँ पर नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या जाएगा? स्पेशल बिजनेस। ये स्पेशल बिजनेस में जो भी करना है उसको रेजोल्यूशन दे दो उसमें। जैसे इसमें क्या कर रहे हैं, सेक्शन 96 97 मैनेजर रेमुनरेशन की बात कर रहा है, और एमडी के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, बोलो। हाँ, तो देखो यहाँ पे फर्दर रिजॉल्व है, कोई श्री मुकेश डी अडानी टर्म रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, क्या अपॉइंट करा जा रहा है इनको? बोलो। इनको अपॉइंट किया जा रहा है एमडी के तौर पे। He is continuous as director, not in this particular situation they were liable to return up to the appeal. फिर रेजोल्यूशन है, तो मतलब यहाँ पर पूरा रेजोल्यूशन आपको दिया हुआ है, और ये हर चीज मेंशन करी जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है? बोलो। तो आपको हर चीज मेंशन करनी पड़ेगी, देखो ऑडियो वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग क्या सिचुएशन रहेगी।
ई रिमोट वोटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, दिया हुआ है ना। तो हर चीज ये अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, जो मैंने लिखवाया आपको, वो जस्ट फॉर्मेट था। बट एक्चुअलिटी में तो बहुत बड़ा ड्राफ्ट होता है ना यार, सब कुछ मेंशन करोगे, देखो वेबसाइट्स ऑफ डिपॉजिटरीज जाओगे, कैसे ऑनलाइन वोट करोगे, तो ये एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन द नोटिस। कितने पन्नों का, 51 पन्नों का नोटिस है, 51 पेजेस का नोटिस। तो एग्जाम में जो तू लिख के आएगा वो 51 पन्ने में तेरा पेपर खत्म हो जाएगा हम लोग का। समझ रहे हो बात को। हाँ, तो इसलिए आपको सिर्फ वो फॉर्मेट दिया गया है कि भैया एग्जाम में अगर लिखना है तो ऐसे। एग्जाम अगर हकीकत होता तो क्या काम चलता, रूल कैसे डिमांड कर सकते हो। ई वोटिंग को असिस्ट करने के लिए कौन से पर्सन की डिटेल है, देखो कौन दिया है, श्री वी बालकृष्ण, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। समझ में आया। कुछ समझ में नहीं आया गधों के। लास्ट में चलते हैं सीधे, ये तो पूरी डिटेल दी हुई है, सीधे लास्ट में चले। लास्ट में चलो, ये देखो, वे डिटेल दी हुई है कंपनी के मैनेजमेंट की, एनेक्शन नोटिस ऑफ दिस पर्टिकुलर MS प्रसाद, 70 साल के हैं। ये आपके मैनेजमेंट की डिटेल है सारी, आप देखो यहाँ पे, बाय ऑर्डर ऑफ, कौन है, सावित्री पारिक, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, है ना। और यहाँ पे क्या है, डेट एंड टाइम, ये आपका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है, कुछ एक्स्ट्रा है, ऊपर दे दिया नीचे भी दे दिया, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है लिखना, लिख सकते थे आप ACS यहाँ पे, और आप मेंबरशिप नंबर लिख सकते थे, लिख देना आप लोग, लिखना क्या है, तो मैं तो खाली एड्रेस डाल देना, ठीक है। हालांकि ACS का मतलब ही है मेंबरशिप नंबर, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी का जो मेंबरशिप नंबर रहेगा वो। बट उन्होंने नहीं डाला हुआ है, डाल सकते हैं, ऐसे कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं हाँ। अगर यहाँ डायरेक्टर का नाम लिखा होता तो उसका डेट डालना फिर मैंडेटरी होता, याद है ना, सेक्शन 52 पढ़ा था हमने। अच्छा समझ में आ रहा है मुझे, नहीं आ रहा नालायक होगा जैसा। तो ये नोटिस का सिचुएशन है बेटा, जो हमने यहाँ पे करा, ये लिख लिया आप लोगों ने। 4 में कर दें, ये पेज भाई साहब, शॉर्टेज ऑफ पेजेस है ना, 51 पेज, तो फिर भी 2 में करा तब भी कितने पेजेस आ गए, समझ रहे हो ना। वो थोड़ी करना है यार, मुझे बहुत कुछ लगता है, हवा निकाल दो किसी MRF के टायरों पे। प्रैक्टिकल सिनेरियो और एग्जाम में ना फर्क होगा ना मेरे भाई। आपको बोलेगा सर वहां तो कलर यूज करा है, आपने कलर यूज क्यों नहीं करा। अरे यार मोटू, सब तो बोलेगा सर वहां पर तो ऑर्डिनरी बिजनेस के सारे आइटम लिखे हुए, आपने क्यों नहीं लिखे। समझ रहे हो, तो ये नोटिस अगर आपको चाहिए होगा मैं भेज दूंगा, खुद भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। पता नहीं किस जनरेशन के बच्चे हो तुम लोग। गूगल पे जाओ, लिखो नोटिस ऑफ रिलायंस लिमिटेड, आराम से निकल जाएगा। लिखा नहीं था, बातें करवा लो तेरे से दुनिया भर की बस, काम तेरे से कुछ होना नहीं है। हो गया नंदू, डन। बेटे छोटी समझ के हल्के मत ले, बहुत मारती है। कुछ चलो चल गई, एक कान के नीचे, एक दिन करिश्मा को मार दी थी मैंने, देखा था। ये भाई साहब है, जल्दी करोगे तुम लोग थोड़ा सा। अच्छा मैं ना कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आज ग्रुप में, ठीक है, सॉल्व करना उनको, ठीक है। ये पूरा नोटिस किसने ड्राफ्ट किया होगा, जो भी रिलायंस में लिखवाया था आपको। CS, CS कंपनी सेक्रेटरी सावित्री, पता नहीं। अरे यार, ठीक है, तो CS ने ड्राफ्ट किया था, CS इज अंडर ऑब्लिगेशंस।
एक से एक बच्चे, एक से एक। पविन तो किसी दिन बहुत पिटेगा मेरे से। हो गया भैया। एक तो समझ नहीं आ रहा है, ये नवंबर में गर्मी लग रही है, ये देखो पसीना। पंखा चलेगा तो ठंड लगेगी। फिर इस मौसम में फिर बच्चा पड़ता है बीमार। भैया तुम लोग बीमार मत पड़ना, वरना पता लगे डीजे हो जाए तुम्हारे साथ। दिसंबर से जून, जून से दिसंबर होता रहा है। ठीक है, इसलिए कृपया करके बीमार ना पड़े। बीमार पड़ेंगे तो फिर डीजे हो जाएगा सब। हो गया। डू इट फास्टर प्लीज। मुझे लग रहा है कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इस वीडियो को। कॉपीराइट क्लेम। हालांकि स्टडी पर्पस के लिए तो यूज कर सकते हैं पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन। कोई बात नहीं, आ गया तो क्या कर सकते हैं। कुछ चला जाता है। हम्म। सही है फिर तो। बट स्ट्राइक पे इशू हो जाएगा ना। चलो लिखा आप लोगों ने। वेरी गुड। तो ये हमने ड्राफ्ट करना सीखा क्या बेटा? क्या सीखा? क्या? ओके। चलिए अगला टॉपिक लिखिए। ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन। अब हम क्या सीखेंगे? हाउ टू ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिखाना सिखाता हूँ बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या सिखवाता हूँ बेटा? बोर्ड रेजोल्यूशन। अभी रुक जाओ। तो सबसे पहले हम बोर्ड रेजोल्यूशन एक केस ले लेते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन का। केस यह है बेटा कि एक अपॉइंटमेंट हो रही है डायरेक्टर की, कैजुअल वैकेंसी के साथ। केस क्या ले लेते हैं बेटा यहाँ पे? रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है। याद है ना सेक्शन 61 सबसेक्शन 4? हाँ अभी तो याद हो गया कि मैंने बोल दिया है। याद है? बताओ कंडीशंस क्या थी? अरे रहने दो बेटे। क्या लिखा हुआ है? भैया कैजुअल वैकेंसी होती क्या है वैसे अंकुश? व्हाट डू यू मीन बाय द कैजुअल वैकेंसी? यार तुम लोग ऐसा मत करो भाई, मैं डर जाऊंगा। हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। पढ़ पढ़ रहे हो तुम लोग, घर पे नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं कोई? एक व्यू नहीं आया अभी तक डायरेक्टर्स में। व्यूज क्यों नहीं आ रहे फिर इसमें? कौन सा लेक्चर देख रहे हो तुम लोग? तू रहने दे बेटा, झूठ मत बोल मेरे से। कमेंट्स करा करो तभी मुझे पता लगेगा।
अच्छा आप देख तो रहे हो। कहाँ तक पहुंच गए हो आप लोग? हाँ इस पे तो है। 8 लेक्चर में 3 व्यूज है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और 9 में है 6 व्यूज। देख रहे हो लेकिन उतना ज्यादा नहीं देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा देख रहे हो। एक बार देखने से हो जाएगा। और तुम वैसे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देख रहे हो। कैसे देख रहे होगे? फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। हाँ तो देखना ही पड़ेगा ना फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। तो क्या नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो? टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अच्छा इसका तो टाइम टाइम। खैर जो भी है तो मान लो हमारा एक केस है कि कैजुअल वैकेंसी हो गई है और हमें डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। हाँ जी। तो सबसे पहले अगेन क्या बनाना है बेटा यहाँ पे? लेटर हेड। आपको लेटर हेड समझ में आ गया होगा। लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं तो सब कंपनी का नाम, उसका सिन नंबर, रजिस्टर ऑफिस, ईमेल एड्रेस, अगर कोई वेबसाइट है तो वो, या फिर फैक्स नंबर है, मोबाइल नंबर है वो। ठीक है। सबसे पहले आपको लेटर हेड बनाना है जी। क्या बनाना है? लेटर हेड। उसके बाद ये बनाओगे भैया रेजोल्यूशन किस लिए पास कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? रेजोल्यूशन किस लिए पास कर रहे हो? रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। मान लो डायरेक्टर की मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है? अब इमीडिएट बेसिस पे जो बोर्ड मीटिंग आएगी या फिर 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक तो तुम बोलते नहीं हो भाई साहब, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है। क्या करोगे कहते हैं एटीट्यूड का? ठीक है। तो ये करा आपने, अब इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, सर्टिफाइड। कैप्स लेटर में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ट्रू कॉपी। क्या लिखा बेटा? सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय। अभी तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है। उससे पहले क्या होगा ये? मोशन। क्या रहा होगा? मोशन। मोशन रखा होगा ना आपने। यानी कि सीएस ने एक मोशन रखा होगा, एजेंडा। उस पे आपने वोट करा होगा, रेजोल्यूशन दिया होगा, तो वो क्या बन गया? पास भाई। किसने पास करा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जो भी कंपनी है आपकी। ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी जो भी है। और ये हेल्ड कब हुई थी सर? हेल्ड ऑन जो भी डेट होगा वो डाल दीजिएगा। कहाँ हुई थी? एट बोर्ड मीटिंग नालायक, रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑफ द कंपनी। बोलो। अच्छा। एट कहाँ हुई थी? एड्रेस डाल दो ना रजिस्टर्ड ऑफिस का। हाँ। कितने बजे हुई थी सर? 11 बजे फॉर एग्जाम्पल। एएम। सुन में आया। बोलो बेटे। ठीक है, पीएम मत डाल देना इसमें। 11 रात के 11 बजे कौन मीटिंग कर रहा है? ठीक है। 9 से 6 बजे तक। कहाँ तक? 6 बजे। ओके। तो ये लिख लिया आपने। तो यहाँ क्या लिखा आपने? सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जो भी कंपनी है, हैंड ऑन जिस भी डेट पे हुई है, एट रजिस्टर ऑफिस जो भी एड्रेस है, कितने बजे हुई है वो टाइम। ठीक है। अब क्या हुआ क्या? रेजोल्यूशन पास करोगे ना, तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे रिजॉल्व दैट। क्या लिखोगे? रिजॉल्व दैट। ये कैप्स में लिखना। इसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, परसुएंट टू। क्या लिखोगे बेटा? परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रेड विथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। बोल गए। अच्छा किसको अपॉइंट कर रहे हो? मिस्टर जो भी है, बी एंड इज हेयर बाय अपॉइंटेड
क्या लिखोगे जी? अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट हो रहा है ये? एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्यों अपॉइंट कर रहे हो? क्यों अपॉइंट कर रहे हो? इन ऑर्डर टू फिल कैजुअल वैकेंसी। बोलो बे। तो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए कर रहे हो ना? कॉज बाय द डेथ हो गई है, या निकाल दिया है, या रेजिग्नेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन क्या लिखा? क्या हो गया बेटा? रेजिग्नेशन हो गया है ऑफ मिस्टर किसका? पता नहीं सर, किसी का तो हुआ होगा। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। समझ में आया? तो ये हो गया, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन वन। क्या बोलते हैं? कि आप फलाने व्यक्ति को फलाने प्रोविजन के हिसाब से अपॉइंट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ऐसा हो गया, तो पहला रेजोल्यूशन पास हो गया। हाँ जी। अच्छा, इस काम के लिए जो पुराना वाला डायरेक्टर था, मान लो उसकी मृत्यु हो गई है, हाँ, एक और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो वापस से लिखोगे। अब यहाँ पर वो इन्वर्टेड कॉमा मत लगा लो, ऊपर बहुत है, ऊपर लगा, इन्वर्टेड ही बोलते हैं ना उसको। रिजॉल्व दैट। अब ऊपर क्या लिखा था? रिजॉल्व दैट। या दोबारा से आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो क्या लिखोगे? रिजॉल्व फर्दर दैट। यानी कि दोबारा से रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, और इसमें लिख रहे हैं द बोर्ड। बोलो बेटे। प्लेस ऑन रिकॉर्ड। प्लेस ऑन रिकॉर्ड द वैल्यूएबल सर्विस। भले दी ना हो, पर लिखना तो पड़ेगा ना। सर्विस रेंडर्ड बाय। जैसे स्कूल में तुम्हारा कैरेक्टर जैसा भी हो, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? अच्छा ही मिलता है। नालायक से नालायक बच्चा, उसमें भी लिखा रहता है ही इज अ वेरी जेंटल पर्सन। ठीक है। ड्यूरिंग, तो अब इनको भी ऐसे मिला होगा, हिज टेन्योर। सकल के हिसाब से थोड़ी मिलता है नालायक, कैरेक्टर के हिसाब से। क्या? ऑफ कंपनी। और एक्सप्रेस करेंगे क्या बेटा? इट्स डीप। क्या करेंगे? डीप सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। होय होय। एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द सेम। मतलब जो भी सर्विस आपने हमें दी, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। क्या है बेटा? अपनी कृतज्ञता शो कर रहे हैं। तो ये आपने लिख दिया रेजोल्यूशन 2 में। अच्छा, ये काम कौन करेगा भाई? क्योंकि फॉर्म भी फाइल करना है, DIR 12। ठीक है। या तो CS, अगर CS नहीं है तो कोई भी पर्सन जो ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नहीं समझ तो सर हमारे वैसे भी कुछ नहीं आता, आप कितना ही पढ़ा लो। रिजॉल्व फर्दर दैट। बोलो। तो किसी व्यक्ति को ऑथराइज करोगे ना? अविन, बेटा मारूंगा बहुत। इधर ध्यान से देख। श्री, श्रीमान, श्रीमती, जो भी हो, डायरेक्टर, बी एंड इज हेयर बाय। बी एंड इज हेयर बाय ऑथराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टू फाइल द नेसेसरी। दो फॉर्म फाइल करोगे यहाँ पे आप, एक तो DIR 12 और एक DIR 11 जाता है। बट वो डायरेक्टर जो रेजोल्यूशन कर रहा है ना, वो डेथ के केस में नहीं जाएगा। रिमूवल और रेजोल्यूशन केस में आपको DIR 11 फाइल करना पड़ेगा, बट कंपनी फाइल नहीं करेगी, उसको कौन फाइल करेगा? जिस अल्टीमेटली उसे क्या पता, करेंगे तो हम ही, है ना। ये हम बता देंगे भैया करवा लेना, जो भी है व्हाट्सएवर। तो नेसेसरी जो भी रिटर्न्स फाइल करनी है आपको, किसको? विद द ROC। तो तुम लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखना, मैं पहले बता दूं। ऑल नेसेसरी। हाँ जी, हाँ जी। एक्शन टू, एक एक वर्ड का अलग से बताऊंगे तेरे को अब मैं। द एबव बोर्ड रेजोल्यूशन, तो जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन आपने पास करा है, इस रेजोल्यूशन की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी आपको। कम्युनिकेशन किसको करोगे? ROC को। किसको करोगे? समझे? नहीं समझ में आया। फिर यहाँ लास्ट में क्या लिख दोगे? प्लेस लिख देना।
और क्या डाल दोगे? डेट डाल देने का। साइनिंग अथॉरिटी डायरेक्टर हो जाएगा आपका। और उसका टिन नंबर डाल देना। बोलो बच्चे। और यहाँ वो साइन वाइन कर देगा। हो गया, खत्म हो गया रेजोल्यूशन। ये हो गया आपका बोर्ड रेजोल्यूशन। तो कितने रेजोल्यूशन पास करे आपने इसमें? तीन करे। कितने करे? दो लिखो। और थोड़ा जल्दी लिखना फटाफट से। हालांकि इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल लिखवाया, हर रेजोल्यूशन में मैं आपको पूरा डिटेल नहीं लिखवाऊंगा सर, ठीक है सर? और कहाँ ऊपर कर दूं? क्या था ये? वो तो लिख ही लिया होगा तुम लोगों ने, ये लिख लिया था ना ऊपर वाला? इतना परेशान हो गया मैं तुम लोगों से, पढ़ते ही नहीं हो नालायक। अच्छा, इसमें ना एक और चीज ऐड ऑन कर देना। इसको यहाँ लिख देंगे हम। फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी का नाम, ठीक है? तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद अब नाम हम लिख दोगे जो भी। क्या कह रहे हो? थोड़ा स्पीड में करो। इतना टाइम लगता है?
तो थोड़ा जल्दी करो प्लीज, इतना समय नहीं है। या एक काम करो, इतना करो, जल्दी करो फटाफट, फिर मीटिंग में भी जाना मुझे। ये इस काम करो, उसकी फोटोज ले लो, ग्रुप में डाल दो, लिख लेना बात। फोटो ले लो उसकी। ये फोटो छोड़ो, मैं तुम्हें भेज दूंगा, इसका ड्राफ्ट ही भेज दूंगा। आप कुछ ऐसे ही बुझ ले। सर जो हम उसके बारे में लिख रहे थे, जो हम वो चला गया कि डेथ हो गया, उसके लिए लिख रहे थे ना कि देयर इज दैट या मदर दैट, तो उसमें हम उसके जैसे हमने रिमूव किया उसे, तो हम उसके बारे में नहीं चेक देंगे। क्यों देंगे? नहीं देंगे, क्लॉज हटा देंगे। अच्छा वाला। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना स्पेशल रेजोल्यूशन की बात आती है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखो, स्पेशल और ऑर्डिनरी में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट बोर्ड रेजोल्यूशन की तरह ही सेम ही है। ठीक है, बोलो जी। हाँ, इसको भी आप किस में करोगे? लेटर हेड में। कंपनी का क्या बनाओगे सबसे पहले? लेटर हेड। तो आपने जैसे ही लेटर हेड बनाया और जो भी आपका एजेंडा सब्जेक्ट था वो लिख दोगे हेड नोट में। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर लिख दोगे। क्या लिख दोगे? सब्जेक्ट मैटर, जिस भी रेजोल्यूशन आपको बेसिकली पास करना चाह रहे हो। जनरली ओआर किसके लिए पास करो? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर ओआर फॉर एग्जाम्पल, तो ओआर पास होगा। हाँ जी, या आप मीटिंग में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हो, किसके अपॉइंटमेंट कर रहे हो? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलिए। ओआर पास करना पड़ेगा, हाँ। दैट इज द मैटर, वो आप जो लिख लो। फिर उसके बाद वही सर्टिफाइड कॉपी वाला पॉइंट सेम ही आएगा, बट बोर्ड मीटिंग की जगह क्या लिख दोगे वहां पे? जनरल मीटिंग तो सेम ही है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ जो भी रेजोल्यूशन पास करा है, बिल्कुल सेम किसकी तरह लिखोगे बेटा? बोर्ड मीटिंग की तरह, जो आपने सेम कहाँ लिखा था? बीओडी में। ठीक है, उसके बाद वही रिजॉल्व दैट, फिर उसके बाद वही फर्दर रिजॉल्व दैट, सॉरी रिजॉल्व फर्दर दैट। कभी कभी तो फर्दर रिजॉल्व दैट भी लोग लिख लेते हैं। फर्दर दैट, फिर वही सिचुएशन आपकी प्लेस एंड डेट की। तो ये ऑलमोस्ट सेम किसकी तरह है? बीओडी की तरह। किसकी तरह है? तो इसमें कुछ अलग नहीं, बस हाँ आपको सारा लॉ याद करना है, क्योंकि लिखोगे तो लॉ ही ना। जैसे मान लो आप रिमूव करो डायरेक्टर को, तो क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रेड विथ जो भी रूल्स होगा या जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जितना बड़ा लिखना चाहो उतना लिख लो। दैट मिस्टर दिस पर्सन इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द टेन्योर, जितना भी उसका टेन्योर था। तो वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको खुद ही करना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? खत्म। ऑर्गेनाइजेशन खत्म। बट एसआर जब पास होगा ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एसआर के केस में। तो सबसे पहले अगेन क्या बनाओगे? लेटर हेड, सब्जेक्ट मैटर, बोलो। जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वही सीटीसी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वाला पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद आपको ना एसआर में बताना है, या अगेन ओआर में भी बता सकते हो ये। ठीक है, जैसे अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है तो वो, कोई स्पेशल बिजनेस है वो। तो यहाँ पे जैसे मान लो एसआर पास हो रहा है किसके लिए? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए। या एसआर पास हो रहा है किसके लिए बेटा? स्पेशल बिजनेस के लिए। तो ये भी आपको लिखने पड़ेंगे ओआर और एसआर में सम हाउ, हमेशा नहीं, तो कभी कभी। तो जो भी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है वो कर लोगे। जैसे आपने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, बाकी वही लिखना है, रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट। देखो, आपको ना रट्टा नहीं मारना है, समझो दिमाग से उसको। अब मैं इसको बार बार रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट लिखूंगा तो ना, फिर वही डेट एंड प्लेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद डेट एंड प्लेस, तो ये हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन आपका ऑल्सो फिनिश। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? एसआर समझ में आ गया, ओआर समझ में आ गया, और बीआर समझ में आ गया। नोटिस हमने कर लिया कंप्लीट। अब जरा सुनो, अब आती है बात यहाँ पे। अच्छा, ये जितने भी चीज पढ़ रहे हो ना, इस पूरी चीज तभी आपसे होंगी जब आपको क्या पता होगा? फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो पता ही जो आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। उस फॉर्मेट को रट्टा मार लो, समझ लो, पढ़ लो, जो भी करना है कर लो। बाकी लिखना तो आपको क्या है बेटा इसमें?
लीगल रिकॉर्डेंसी लिखनी, खाली ड्राफ्ट फॉर्मेट लिखने को आएगा फिर तो आप खाली फॉर्मेट लिख देना, उसमें आपको अलग से कुछ ड्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप क्या करते हो वहां पे लीगल कॉम्प्लायंसेस दे रखे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी बोले कि कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इज ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या ओआर पास करना पड़ेगा। हाँ, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने से उसमें सारा फिगर्स दे रखा होगा, सेक्शन का रेफरेंस हो गया, रूल का रेफरेंस हो गया, फॉर्म कौन सा फाइल होगा, SH7, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर देना पड़ेगा। समझे ना, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट लॉ पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी ड्राफ्टिंग कर रहे हो ना, कोई भी आंसर लिख रहे हो, एक काम में से याद रखना, लीगल रिक्वायरमेंट वाला कॉलम जरूर करना। आप क्या करोगे एग्जाम में ना, पेजेस के दो हिस्से कर लेना, इधर देख, वो मिड देखो पीछे घूमने लग जाना। एक तो आप इधर साइड लाइन बना दोगे, ठीक है, और एक आप इधर साइड लाइन बना दो। इधर साइड वाली जो लाइन है उसमें तो आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे, है ना, और इधर वाली लाइन में क्या लिखना हमेशा, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो, तो क्योंकि पता क्या होता है बेटा, भूल जाओगे नहीं, लिखते लिखते क्या होता है हम भूल जाते हैं। तो जो भी फटाफट तुम्हें याद है, जैसे आपको प्राइवेट प्लेसमेंट लिखना है, सेक्शन 42 याद आ गया, हाँ जी, कितने परसेंट होता है जी, 200% होता है, कौन कौन नहीं होता उसमें वो हटा देना, SR पास होता है। हाँ, एक SR की वैलिडिटी कितने साल की होती है, सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बट अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो SR 1 साल के लिए वैलिड हो जाता है। तो ये सारे प्रोविजन जो जो है उसमें पूछे गए हैं, वो सारे साइड में लिख दो, बहुत बेटर है, आपको याद भी रहेगा, आंसर अच्छे से लिख लिख पाओगे। तो जब कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहेगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स ही याद नहीं रहेगा, फिर आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना जी, सेक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, बस अटक गए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर ऑल्टर होगा ना, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर होता तो क्या सेक्शन क्या होता है यहाँ पे, 61, नहीं सुन में है, रिडक्शन थोड़ी हो रहा है, सेक्शन 61 ऑल्टरेशन की तो बात करता था, नालायक लोग। ठीक है, अब इसमें क्या पास होगा, फॉर्म SH7 फाइल होगा, है ना, और जो भी रूल है, और रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा, OR पास होगा। समझ रहे हो, NCLT के अप्रूवल कब लेना पड़ता है, जब आप कंसोलिडेट कर रहे हो, मर्जर अमलगामेशन वाला पॉइंट जो आता था, वो तो है नहीं यहाँ पे। इस तरीके से आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। सुन में आ रहा? अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन सा फॉर्म फाइल होता है, PS3 अलॉटमेंट करोगे ना, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम लेटर होता था, उसका फॉर्म भी होता है क्या वाला, सुन मारी बात। तो ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको लिखनी पड़ेगी और ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, घुस जाओ कंपनी लॉ में, जितनी बार रिवीजन कर सकते हो करो, एक एक सेक्शन को भूल के पी जाओ, रूल्स, फॉर्म्स, एवरीथिंग, और जैसे एग्जाम में जाओ, जैसे जैसे याद आता रहे, या तो कुछ क्वेश्चन में लिख लो पेंसिल से, भूल के भी पेन से मत लिखना, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, पेंसिल से लिखना। हाँ, कभी कभी क्या होता है, लिबरल टीचर्स आते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते, कभी कभी कुछ खड़ूस टाइप आ जाते हैं ना, वो दिक्कत कर देता है थोड़ा, हालांकि 90% लिबरल ही आते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी वाइफ से झगड़ा करके आ गए, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे फिर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, दैट इज द सिचुएशन। समझ में आ गई। तो आता है सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, चेकलिस्ट और प्रोसीजर का, ये ऑलमोस्ट सेम है। एक होता है प्रोसीजर और दूसरा क्या है, चेकलिस्ट। का मतलब क्या होता है भाई, कंपनी सेक्रेटरी जब भी कोई लॉ फॉलो करेगा कंपनी में, तो वो चेकलिस्ट बनाता है, क्या बनाता है, या ऑडिटिंग करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम जैसे CS ऑडिट करने गया, तो जैसा आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने ना प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, तो कंपनी सेक्रेटरी चेकलिस्ट बनाएगा, चेक दैट क्या इसने बोर्ड मीटिंग करी थी? क्या बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करा था? क्या बोर्ड मीटिंग प्रॉपर लॉ के हिसाब से हुई थी नहीं हुई थी? उसके बाद क्या जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया था? क्या जनरल मीटिंग का नोटिस सेक्शन 101 के हिसाब से किया था नहीं किया था? ठीक है, तो ये हर चीज में चेक वेदर कंपनी हैज पास रेजोल्यूशन एज पर द कंपनीज एक, जो भी सिचुएशन है। तो ये अब जैसे मान लो प्रोसीजर लिखना है आपको, कोई कोई भी एग्जांपल बताओ जहां पर हम प्रोसीजर ड्राफ्ट करें, कोई भी एग्जांपल। मान लो कंपनी यहाँ पर अपॉइंट कर रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर,
सॉरी, ऐसा मैटर लेके आओ जहां पर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ले, क्योंकि यहाँ पर जनरल मीटिंग की जरूरत ही पड़ेगी ना। इंडिपेंडेंट आईडी अपॉइंट कर रहे हो आप, अच्छा लॉ अगेन यहाँ पर भी आपको क्या पता होना चाहिए। लॉ नहीं पता होगा बेटा प्लीज, आप फिर भूल जाओगे कुछ लिख सकते हो फिर तो। अब आईडी का सेक्शन पता ही है हमें, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 से लेकर सबसेक्शन 13 तक, ये तो कवरेज है। ओके, रूल, ये फंसा, रूल 4 तो है ही, और पढ़ा ही नहीं सर, कोई रूल ही नहीं पढ़ा, नालायक हो, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब मान लो हमें करना है भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हमें क्या करना है, अपॉइंट करना है। सबसे पहले क्या होगा मुझे बताओ। बोर्ड मीटिंग, बट उससे भी पहले कॉन्सेप्ट था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखो। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले किसको चेक करोगे, एओए को चेक करो। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दो स्टेप्स में करना है इसको, ठीक है। स्टेप 1 में आप लीगल रिक्वायरमेंट लिख लेना। क्या लिख लेना, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सेट्रा, जो भी है लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ तो हमें रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग भी पास करना पड़ता है ना। तो आपको बहुत कीप इट सिंपल रखना है इसको, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर 1 में पता लग गया ना, लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन रूल्स फॉर्म्स जो भी दिया है, वही दिया है, तो यहाँ भी जाएगा ही। डायरेक्टर की जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो बताओगे ना आरओसी को, तो वो हो गया एवरीथिंग, द बेसिक सिचुएशन। स्टेप नंबर 2, प्रोसीजर कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रोसेस हम बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे। हाँ, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने से पहले क्या करेंगे, कंपनी इशू करेगी नोटिस, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो सबसे पहला स्टेप है क्या लिखोगे, कंपनी या कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे बेटा, ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्राफ्ट करोगे बोर्ड मीटिंग का नोटिस। बोलो बेटे। दूसरा, सॉरी, कंपनीज डायरेक्टर must be sent notice of board meeting to all boards of director, किसको बेटा, to all boards of director and any other interested person। बोलो भाई, नोटिस चलाया कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। विद इन 7 days बिफोर डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, समझ लो ना। अच्छा बोर्ड मीटिंग आप नोटिस चला गया, अब बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी। नाउ कंपनी must hold board meeting and pass the resolution for appointment of Mr. जो भी है as ID of the company। अगेन आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरा लिखना, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। अच्छा ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, नोटिस ड्राफ्ट करोगे किसका, जनरल मीटिंग का। नाउ कंपनीज डायरेक्टर ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, बोलो। अच्छा नोटिस कितने दिन के अंदर भेजोगे, 21 क्लियर डेज के पहले। नोटिस जिस दिन मीटिंग होनी है उससे 21 दिन पहले, 21 क्लियर डेज से पहले, वो लिख लोगे यहाँ पे, बोलो। फिर उसके बाद मीटिंग होल्ड होगी, हाँ जी। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा, जो भी पास करना है, ORSR, बोलो, हाँ जी। उसके बाद मिनट्स बनेंगे, उसके बाद इंटीमेशन, और उसके बाद प्रेजर्वेशन एक्सेट्रा, खत्म, मीटिंग फिनिश। डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, जो भी उसका टेन्योर एग्रीमेंट उसके साथ जो एग्रीमेंट बनाना होगा, वो एग्रीमेंट्स वगैरह बना लो। तो ये सारी चीजें हो,
अगेन आपको अगेन यहाँ पे क्या याद रखना, इतना याद रखना, बोर्ड मीटिंग है, 4-5 पॉइंट तो इसी में आ जाएंगे, जनरल मीटिंग में भी 4-5 पॉइंट आ जाएंगे। कुछ चीजें हैं ऐसे ही लिख लेना, जैसे DIR 12 फाइल करना है, तो जिस व्यक्ति को ऑथराइज करा है वो मिनट्स, कंपनी सेक्रेटरी मिनट्स प्रिपेयर कर रहा है, या जिसको ऑथराइज करेगा वो चेयरमैन मीटिंग। मतलब एक एक पॉइंट को आप यहाँ ड्राफ्ट में लिख सकते हो। तो ये है प्रोसीजर, खत्म हो गया बेटा। फॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, डेज, एवरीथिंग हैव टू मेंशन द प्रोसीजर, बस लिखना आना चाहिए यार, समझ में आया? सर इसमें जो सेकंड पॉइंट है कंपनी डायरेक्टर उसकी सेंट्रल ऑफिस, इसमें मान लो CS अपॉइंट है तो उधर कंपनी हाँ, समझ में आया ना? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीटिंग्स? कंपनी सेक्रेटरी। इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है ना वैसे भी। नहीं समझ में आया जी? सुनो सुनो यार, इसको बोलना। दीपक आ गया? तो तुम बैठ जाओ, ऑफिस में बैठ जाओ ना, ऊपर, ऊपर चले जाओ। समझ में आना कुछ? बोलो। तो ये चेकलिस्ट कैसे बनेगा? अब यहाँ पर देखो, ये तो तुम प्रोसीजर बता रहे हो, तुम ऑडिट करोगे तो चेकलिस्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे? चेक वेदर दैट कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नोटिस और नॉट, सारा एजेंडा था उसमें नहीं था। दूसरा क्या लिखोगे? चेक वेदर नोटिस सेंड टू द डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर को नोटिस भेजा क्या नहीं भेजा। चेक वेदर द नोटिस सेंड विद इन 7 days ऑफ द कंपनी। शॉर्टर नोटिस भी लिख सकते हो यहाँ पे। शॉर्टर नोटिस का कैसे आता है ना, इस कंपनी इमीडिएट बेसिस पे अर्जेंट मीटिंग बुलाना चाहती है, शॉर्टर नोटिस देना है, कि उसके लिए कंपनी ने लॉ फॉलो किया नहीं किया। सेक्शन 173 बोलता था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो रेजोल्यूशन जो पास हुआ सर्कुलेट करोगे सभी डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परमिशन के बाद ही उस नोटिस को वैलिड माना जाएगा। सर जहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं तो मेजोरिटी डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारा को लिखना पड़ेगा आपको। चेक वेदर कंपनी रेजोल्यूशन एज पर कंपनी एक्ट 2013 समझ लो। चेक कंपनी इशू नोटिस टू द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑफ द जनरल मीटिंग बिफोर द टाइम एज पर सेक्शन 101। समझ लो ना? नहीं समझ में आया? हाँ ध्रुव, ऑफिस बंद है क्या? अरे यार तो फिर नीचे आ जाओ, चलते हैं साथ में, चल। ठीक है ठीक है, ओके। समझ आया ना? चेक वेदर कंपनी मेंटेन मिनट्स प्रॉपर और नॉट एज पर सेक्शन 118। तो ये चेकलिस्ट बन जाएगा आपका। समझ लो ना? खत्म। यहाँ तक कोनो दिक्कत का? अब देखो, वैसे तो लगभग एग्जाम में आपको यही सब चीजें पूछी जाएंगी, कुछ छूट गया क्या हमारा? अपील, अपील भी रहती है। अरे गजब। देखो, एनसीएलटी के बाद हम्म, रेजोल्यूशन हो गया, नोटिस हो गया, मिनट्स रह रहे हैं, चेक प्रोसीजर हो गया, चेकलिस्ट हो गए। तो दो चीज रह रही, अपील ड्राफ्ट और मिनट्स। भाई मिनट्स कैसे ड्राफ्ट करोगे? एक बात बताना, मिनट्स होते क्या है? रिकॉर्डिंग किस चीज की रिकॉर्डिंग? मीटिंग्स। तो भैया मीटिंग, जरा सुनो, मैं आपको नहीं बताने वाला है, ध्यान सुनना, एक थोड़ा सा दिमाग लगा। क्या लगाना थोड़ा सा? दिमाग। मिनट्स बनाते हो आप, कंपनी में मिनट्स कौन बनाता है? जनरली CS, CS नहीं है तो डायरेक्ट। तो मिनट्स बना कैसे, क्या करोगे? मतलब स्टार्टिंग में आप आ जाओगे, सबसे पहले कौन आएगा? CS या चेयरमैन? भाई मीटिंग होने वाली है 9 बजे, 9 बजे आपको आ जाना चाहिए। अच्छा, फिर आप क्या देखोगे? और क्वारम आया नहीं आया, मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हो चुकी थी, आपको टाइम लिखोगे। बोलो बेटे। और डायरेक्टर कितने आए थे, कितने अपसेंट थे, क्वारम कितना आया, बोलो। शो ऑफ हैंड से वोटिंग कितनी हुई, कितने रेजोल्यूशन पास हुए, कौन कौन सा एजेंडा पुट किया गया, क्या एक एक लाइन वाइज लिखोगे? कुछ नहीं करना। ओपनिंग ऑफ मीटिंग टाइम, बोलो। क्वारम प्रेजेंस, हेडिंग डालनी, क्वारम प्रेजेंस है या नहीं, कितने बजे क्वारम आया, क्वारम थ्रू आउट द मीटिंग रहा नहीं रहा। समझ रहे हो? भाई मीटिंग में कितने एजेंडा रखे गए, कितनों पे वोटिंग हुई, कितने रेजोल्यूशन पास हुए, मीटिंग कब तक कंक्लूड हुई, अगर मीटिंग कंक्लूड तो उसका क्या हुआ बेटा? पोस्टपोन हुआ, यानी कि एडजर्नमेंट हुआ नहीं हुआ, कोरम नहीं आया तो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। समझ रहे हो ना? सब कुछ तो पढ़ चुके हो आप लोग। कुछ नहीं करना, कंपनी का लेटर हेड बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे? ड्राफ्ट ऑफ मीटिंग, सॉरी, ड्राफ्ट ऑफ मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग, एजीएम एजीएम जो भी है, ठीक है। और उसमें पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट,
चौथा पॉइंट सिंपल है, कोई ड्राफ्ट नहीं है मिनट का, पहले बता दूं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे? कंपनी का कोई भी काम बिना लेटर हेड के नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिख दोगे? मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग, एज द केस में भी। इन समहाउ क्लास मीटिंग हो रही तो उसके कर लेना भैया। फिर उसके बाद ओपनिंग टाइम क्या था, फोरम कितने बजे आया, चेयरमैन कितने बजे आया, कंपनी सेक्रेटरी कितने बजे आया, एवरीथिंग बस इसी पॉइंट में डाल दोगे। और सबसे नीचे क्या लिख दोगे? प्लेस डेट, जो भी सिग्नेटरी अथॉरिटी उसका नाम, चेयरमैन, जनरली सीएस, खत्म, फिनिश। समझ में आना? अगेन नथिंग, पता नहीं बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम में, लिखूं क्या मिनट्स, ओ माय गॉड क्या है ये? भाई कुछ नहीं है बेटे, इतना याद रखना, हर काम किस में होगा? लेटर हेड में। क्या बना रहे हो? उसका हेडिंग, नोटिस बनाया था ना, उसका हेड ही तो डाला था। बाकी वो कुछ फॉर्मेटिंग है, वो याद कर लें। यहाँ तो कोई फॉर्मेट भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से लिखना है मीटिंग। अज्यूम खुद ही देखो ना, आपने पढ़ा है सब कुछ। आपने ये पढ़ा कि मीटिंग कितने टाइम पे, हाफ एन आवर्स में क्या जाना चाहिए? फॉरम तो ये लिखोगे। अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेंटेन करोगे ना, अटेंडेंस होगी। बोलो। वोट कैसे हुए? शो ऑफ हैंड से हुए या पोल से हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से हुए? कितने वोट फेवर में आए, कितने अगेंस्ट आए, कितने रेजोल्यूशन पास हुए, कौन कौन से एजेंडा रखे गए? एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन बट पर्टिकुलर सिचुएशन। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बेटा, वेरी वेरी सिंपल। अगर प्रोसीजर, नोटिस, मिनट्स ये सब आ गए ना, तुम पास हो। समझ रहे हो ना? बस इसका थोड़ा सा दिमाग से डर हटा देना, तो लिखना आना चाहिए आपको, दैट्स इट। थोड़ा सा अंग्रेजी आनी चाहिए। अब आता है लास्ट, अपील। हालांकि 90% चांसेस रहते हैं कि अपील नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आ गए तो मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे गालियां दो। ठीक है, सो आई मेक माई, क्योंकि बच्चा कुछ पढ़े ना पढ़े, टीचर को गाली पक्का पड़ेगी। ठीक है ना? ये फैक्ट है। अब तो आदत सी है मुझको। अब सुनो, जैसे मान लो आप अपील लिख रहे हो, अगेन कुछ नहीं है, 2 मिनट देखो बस। मैंने, अच्छा ये कंपनी का लेटर हेड बनेगा? हाँ। क्यों बनेगा भाई? तुम एनसीएलटी को फाइल कर रहे हो, व्हाई शुड यू मेक दिस ऑन लेटर हेड? ये बनेगा तो किसके फॉर्मेट में बनेगा? एनसीएलटी के फॉर्मेट में ना। गधा। तो सबसे पहले लिखोगे जहां अपील फाइल करो, जिस एनसीएलटी को। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली। तो दिल्ली के एनसीएलटी, या फिर किसको? एनसीएलएटी को। हाँ जी। और जो भी बेंच है इसका, बेंच कहाँ है बेटे? दिल्ली। दिल्ली वाला बेंच लिख लेना। अच्छा, जो भी इसका ऑर्डर आया होगा, उस ऑर्डर को भी इसमें अटैच करना पड़ेगा। बोलो। फिर क्या डाल दोगे? डेट। अच्छा, यहाँ पे फिर एड्रेस लिखोगे, इन द बेंच ऑफ, उसका नाम, जजेस का नाम, मेंबर्स का नाम। बोलो। जो भी टेक्निकल मेंबर्स होंगे उनकी डिटेल दो, यानी कि जैसा एनसीएलटी में मान लो 2 जज की बेंच है, तो उन 2 जजों का नाम आ गया, नेम ऑफ द जजेस एंड मेंबर, नेम ऑफ जजेस, या फिर जो मेंबर्स हैं एनसीएलटी के उनका नाम आएगा, जिसकी बेंच को फाइल करा आपने। बस इसके बाद जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है वो लिख दो, क्यों अपील फाइल कर रहे हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे। समझ में आया? बोलो। और कंपनी की डिटेल वगैरह चली जाएगी, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सारी चीज लाना, बस यही है बेटा अपडेट ड्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब कौन कर रहा है ये? जी, वो सारी चीजें चली जाएगी, कंपनी फाइल कर रही है, ये सब चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज, एक ना घर से आपको होमवर्क है, वकालतनामा। क्या? वकालतनामा का ड्राफ्ट आप गूगल से निकाल के एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में, फाइनल के एग्जाम में आया हुआ है वकालतनामा लिखने को। हालांकि एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इन समहाउ आ गया, तो फिर वहां अगेन तुम गालियां दोगे। बेटर है, मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वकालतनामा का ड्राफ्ट निकाल लेना, एक देखकर जरूर जाना। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। अपील भी नहीं आएगा बेटा, बट फिर भी मैंने एक प्रिवेंटिव मेजर लिया है, करवा दिया आपको। ऑलमोस्ट सारे ड्राफ्ट हमारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका काम क्या पता है? अब घर जाके जो बुक, जितनी भी बुक्स के लास्ट ऑफ द पेज में रेजोल्यूशन है, प्रोसीजर है, वो सारा एक बार ना रीड जरूर कर लेना। फॉर्मेट आपको पता है कैसे करना है, बट एक बार उसको रीड कर लोगे ना, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कुछ लिख भी लेना। ट्राई करो, 10-12 रेजोल्यूशन लिख लो, 10-12 प्रोसीजर लिख लो, चेकलिस्ट लिख लो खुद ही, चेक करने के लिए। जैसे देखो, आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क लिखो भाई, कॉपी बंद करेंगे ना, टॉपिक लिखो सबसे पहले तो आप।
लिख ले फोटो। सब लिख देंगे। तो लिख दे। बेटा सुधर जाओ, सुधर बताओ। पहला टॉपिक लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, जितने भी टॉपिक लिखवा रहा हूँ ना, इस पे देखो क्या करना है आपको। सुन लो पहले बेटे, ये जितने भी टॉपिक लिखवा रहा हूँ, चलो मैं लिखवा दूंगा। पहला टॉपिक लिख लो प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा लिखो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर लिखा। तीसरा लिखो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स लिखा। फिर लिखो इशू अंडर इशू। इशू। इशू पता है ना, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। बी। बी। सी में और मिलके दियो क्लास के बाद। नहीं, काम में गई जा। सी में क्या था? यस, प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू होता है। मैं बहुत मारूंगा बेटा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। कि जून टाइम के चक्कर में तो जितना ढीला पड़ा पड़ा है ना। अगला पॉइंट लिखो। हाँ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कितने हो गए? एक और लिख लो। क्या दो इनको, क्या दो? हाँ, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और एक और लिख लो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कितना हो? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन क्या है? बाय बाय वाला। रिडक्शन बायबैक है। अरे आज अच्छा, एक और टॉपिक दे दे, बायबैक भी लिख लो, बायबैक ऑफ शेयर्स। कितने टॉपिक हो गए? सर। 7। अब इन टॉपिक को देखो, तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करना, नीचे लिख लेना। सबसे पहला, जितने भी रेजोल्यूशन इनमें पास होंगे वो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने। शेयर कर दे। इधर देखो, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है, नोटिस ड्राफ्ट करना है इनका, ठीक है। और इनका प्रोसीजर बताना आपको। हाँ। और रेजोल्यूशन हो गए, नोटिस हो गया, प्रोसीजर हो गया, और क्या बचा? मिनट्स। मिनट्स बचे। और क्या बचा? और फोर मीटिंग। रेजोल्यूशन तो हो गया ना, प्रोसीजर भी हो गया, यही है ना, और तो नहीं कुछ। ओके, इधर देखो मैडम, इधर देखो। अरे बेटा इधर देख लो। तो टॉपिक 1 पिक किया आपने, तो सबसे पहला क्या करोगे उसका? नोटिस ड्राफ्ट करोगे। चाहे वो दोनों नोटिस, बोर्ड मीटिंग हो रही है तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस, जनरल मीटिंग हो रही है तो जनरल मीटिंग का नोटिस, ठीक है। फिर क्या पास करोगे? नहीं, फिर प्रोसीजर, अच्छा सॉरी, पहले प्रोसीजर होगा ड्राफ्ट। पहले क्या होगा बेटा? प्रोसीजर होगा, फिर नोटिस, फिर रेजोल्यूशन, फिर मिनट्स। मिनट्स, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने दिए इन सब के केस में करोगे, और ये होमवर्क आपको मुझे पर्सनली भेजना है। फोटो क्लिक करके नहीं, पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पे भेजोगे पर्सनली, ग्रुप में नहीं भेजेगा कोई भी। और ये होमवर्क आपको सबमिट करना है, सुन लो चंपक लाल। कल, कल शाम के 8 बजे से पहले पहले। आज का पूरा दिन आपके पास है, कल का पूरा दिन आपके पास है। ये तो मैं बहुत ज्यादा समय दे रहा हूँ, चलो एक काम करो, नहीं। सर। ठीक है। तो ये समय है आपके पास, एंड यू हैव टू सेंड, और जितना बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो बेटा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, ओके। ठीक है। तो ये चीज आपको मुझे क्या करनी है बेटा, भेजनी है। ठीक है। चलो धन्यवाद, थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप सो कि आप पास हो जाओ इस बार। ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो बेटा, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करो। ठीक है। अपना जी जान गुर्दे फेफड़े सब लगा दो इनमें। ठीक है। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आपने सीरियसली पढ़ लिया ना, इनफ है आपके पास, अभी भी 30 दिन है। 30 दिन में अगर आप डेली घंटे 18 18 19 19 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, कंपनी लोगों ने ऐसे पी जाओ तो तुम्हारी नसें काटो तो सेक्शन निकले बाहर। ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अब हम मिलेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है। और उस वीक में हम दो काम करने वाले हैं। पहला, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगी हमारे, पिछले 4 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या रहेगा बेटा हमारा? मैराथन लेक्चर रहेगा। अच्छा, एसबीआईएल के ना, आपको थोड़ा सेल्फ करनी है बेटा। ठीक है। एसबीआईएल के मैराथन लेक्चर मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, इतना टाइम नहीं है।
और उसके क्वेश्चंस आप, और हाँ एक और चीज जो आपको करनी है, जेआईजेल हो, एसबीएनएल हो, अकाउंट्स हो, कंपनी लॉ हो, प्लीज आईसीएसआई के वेबसाइट में जाइए, क्वेश्चन निकालिए, या फिर गूगल में नॉर्मली भी आप सर्च करेंगे ना, तो विद आंसर आपको क्या मिलेंगे इसके, क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करना सफिशिएंट नहीं है, पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।